अस्सलाम Assalamualaikum. This is Arif Ali Arai, working manager pharmacy services in the hospital Karachi. I would like to thank Quality Improvement and Patient Safety Department for the inviting me for this such important topic, high alert medication. Uh, we will start from the learning objective, definition and identification of high alert medication. High alert medication, drug list classification, national references, RAP, international references, outline strategy to improve the and minimize the risk, reinforcement policies and procedure. High alert medication definition. Medication that pause and increase the risk of causing the if used in error. The definition basically self-explanatory of high alert medications like generic anticoagulant, warfarin, anticonvulsant, carbamazepine, anesthesia, propofol. Uh, just like sharing the main class and out of class, one example from drugs. Electrolyte, potassium, narcotic, opioid, morphine, neurotransmitter blocker, roquinone, sedative agent, midazolam, chemotherapeutic agent, donorubicin, vincristine, insulin, insulins, and parental nutrition preparation. जैसे कि मैंने मेन क्लास शेयर किए हैं उस शेयर उनमें से हम मेजर जो चार पांच क्लास हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एंटीकोगुलेंट है, अब इसमें हम कॉमन रिस्क क्या है, lack of standardization in the names and packs, complicated dosing regimen, low molecular weight heparin syringe designated for the adult patient only. अब कॉमनली ये होता है कि एरर किस तरह के होते हैं इसमें, जैसे कि हमें पता है कि लो मॉलिक्यूलर हेपरिन जो है वो उसमें हमारे पास मिनिमम 20 उस एमसीजी वाला डोज आता है, तो बच्चों में उससे कम डोज लगता है, तो आपको उसका डोज मेजर करना पड़ता है, उसमें एरर होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, तो अब कॉमन स्ट्रेटजीज क्या है इसके लिए, स्टैंडर्डाइजेशन लेबल है, पैकेजिंग है, प्रोटेक्ट स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन है, एंटी कोagulation सर्विसेज है। अच्छा, एज वी नो द internationally the pharmacy running the anticoagulant services, इसमें होता है कि पेशेंट्स को जो है एंटीकोगुलेंट रिलेटेड जितने पेशेंट रजिस्टर होते हैं उसमें फार्मासिस्ट एज ए कंसल्टेंट रोल प्ले करता है और पेशेंट को डिटेल से एंटीकोगुलेंट के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर इसमें काउंसलिंग है, यूज द प्रोटोकॉल स्मार्ट पंप प्रोटोकॉल्स इस तरह के देखें, अगर किसी हॉस्पिटल के या किसी इंस्टीट्यूशन के कोई स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे, हर बंदा हर चीज़ को अपने तौर पे इस्तेमाल कर रहा होगा और स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, तो आपकी जो हाई अलर्ट मेडिकेशन है इनके अप्रोप्रिएटली प्रोटोकॉल्स होने चाहिए ताकि उसमें आपके जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको सबको लूप में हो, उनको पता हो कि भाई ये मेथड जो है ना इसका इस तरह हमें प्रिस्क्राइबिंग करनी है, इस तरह हमें डिस्पेंसिंग करनी है, इस
तरह हमें इसकी जो है फर्दर डायल्यूशन करनी है या एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। मेडिकेशन रिकंसाइलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशन रिकंसाइलेशन में हाई अलर्ट मेडिकेशन की अगर डुप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स हैं तो उसके पर हार्म बहुत मेजर होते हैं, तो वो रिकंसाइलेशन में आपका आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको रिकंसाइल करके वो सही कर देते हैं। improve information and counseling for the patient at start of the therapy, only prescription on hospital discharge, at the first time anticoagulant clinic appointment when necessary throughout the course of the therapy। ओपियाइड के हवाले से भी इस तरह है कि जनरली कॉमन जो रिस्क है उसमें हम बोलने का लासा जो है ना, मोस्टली ड्रग्स लासा होती हैं। लासा इसलिए कि ज़्यादातर हमारे पास जो ओपाइड हैं वो या तो एम्प्यूल फॉर्म में आ रही होती हैं, वो एम्बरवल कलर का एम्प्यूल होता है या वाइट कलर का एम्प्यूल होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट एम्प्यूल जिसको हम बोलते हैं। तो उससे जो है ना वो लुक अलाइक ड्रग्स हो जाती हैं और फिर साउंड अलाइक भी होती हैं, जैसे मॉर्फिन है, हाइड्रोमॉर्फिन है, ठीक है। उसके बाद लेक ऑफ लीडिंग जीरो के जो प्रिस्क्राइबर है उसकी प्रैक्टिस में अगर लीडिंग जीरो ऐड नहीं करता तो उससे जो है ना वो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि 0.8 mg लिखा है, लेकिन अब जो डिस्पेंसिंग करने वाला है या एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला है वो इसको 8 mg कंसीडर करता है, तो पेशेंट को जो है ना वो 100 गुना ज़्यादा डोज चला जाएगा। तो लीडिंग जीरो जो है ना वो बेसिकली लाजमी तौर पे ऐड होनी चाहिए। अच्छा, बॉलस डोज फिलिंग टू द री प्रोग्राम, उसके बाद मेंटेनेंस डोज और डिफरेंट रेट्स एंड कंसंट्रेशन, इम्प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ द ट्रांसडर्मल पैचेस। अच्छा, कॉमन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, यूज टॉलमिन लेटरिंग होनी चाहिए, ठीक है। यूज कन्वर्जन टेबल यूज होना चाहिए कि अगर हमने एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो वो हम कर लें। इसी तरह फिर टाइम और प्रायर टू इंट्राथीकल इंजेक्शन। अब इंट्राथीकल इंजेक्शन का, भी उसको उस तरह करके करना चाहिए। स्टाफ और पेशेंट एजुकेशन होनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल फॉर द यूज ऑफ द पीसीए स्टोरेज होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट डबल चेक की पॉलिसी होनी चाहिए। उसके अलावा लॉक एंड की में जो है ना, डबल लॉक की में आपकी ड्रग स्टोर होनी चाहिए। वेल डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए स्टोरेज की, डिस्पेंसिंग की, प्रिपरेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और इंडिपेंडेंट डबल चेक होना चाहिए। तो इसी तरह कीमोथेरापी हमें पता है कि हाई अलर्ट की जो मेन एक कैटेगरी है उसमें कीमोथेरापी की तमाम ड्रग्स जो है ना वो लाइक करती हैं उसमें हाई अलर्ट कैटेगरी में। इसमें जो है ना मिसकम्युनिकेशन होता है जो कॉमन रिस्क है, ठीक है। टोटल कोर्स या साइकिल डोज गिवन एवरी डे, इसमें ये है कि क्योंकि मल्टीपल प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं तो आप कभी कभी एएलएल के एक और सीएमएल के प्रोटोकॉल के कुछ साइकिल थर्ड मैच हो रहा है तो आप एक प्रोटोकॉल का दूसरा साइकिल दूसरे में दे देते हैं, इस तरह के एरर के होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका सब्सटेंशियल डिस्टेंस बिटवीन द फार्मेसी एंड पेशेंट ट्रीटमेंट एरिया, जनरली हम बोलते हैं कि जो फार्मेसी है जो डायल्यूशन बना रही है, जो कीमो की फार्मेसी, ऑन्कोलॉजी फार्मेसी जिसको बोलते हैं, वो नियर टू आपका डे केयर एरिया जहाँ सबसे ज़्यादा कीमो लगती है। जनरली हमें पता है कि 70% 80% जो कीमो हमारी लगती हैं वो हमारे डे केयर एरिया में लगती हैं, तो वहाँ करीब होनी चाहिए। लेक ऑफ हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन जिसमें लेबल है, बीएसए की कैलकुलेशन नहीं है, एक्सेस इंटरप्शन है कि बीच में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर आपको पता है कि उसकी वजह से कंसंट्रेशन लोगों की नहीं होती तो उसकी वजह से एरर कहते हैं। लासा है, लेक ऑफ प्रोटोकॉल्स है, एजुकेशन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इंट्रावेनियस इंट्राथीकल है। अच्छा, इसमें कॉमन स्ट्रेटजी है। अब जैसे कीमो की ड्रग्स हैं, इसमें सबसे मेजर जो एरर होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिकेशन ने के पास डॉक्यूमेंट हुआ है वो होता है विन क्रिस्टिन की इंट्राथीकल, के हमें जो जनरली जो प्रैक्टिस है
उसमें जो विनक्रिस्टिन है वो भी सिरिंज में डिस्पेंस होती है, और जो इंट्राथिकल है हमारी आईटी है वो भी सिरिंज में डिस्पेंस होती है। अगर वो सेम टाइम पे हो रही है और दोनों सिरिंज में हो रही है तो आप डिस्पेंसिंग एरर कर लेंगे और विनक्रिस्टिन की इंट्राथिकल आप डिस्पेंस करके भेज देंगे। तो उसकी वजह से हमें पता है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है विनक्रिस्टिन की, तो पेशेंट की जो है ना वो डेथ ऑन स्पॉट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा एक एरर आइडेंटिफाई हुआ हुआ। यहाँ आपका डेक्टिनो है जिसका पॉइंट्स में डोज होते हैं, उसमें अगर डोज आपने जो है वो में पॉइंट्स में, जैसे हमने लीडिंग जीरो वाला एग्जांपल शेयर किया, इस तरह कुछ किया तो डोज आपका बढ़ जाएगा। अब डेक्टिनो का जो है ना वो कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, तो वो भी फिर डेथ काज कर सकता है। तो अब हम बोलें कि हमें कॉमन स्ट्रेटजी क्या है कि ड्रग आर ओनली स्टोर इन द फार्मेसी। एक तो ये है कि ऑर्डर मस्ट बी साइंड बाय द ऑथराइज्ड कंसल्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट, double check against the actual order and protocols, no abbreviation, error prone to abbreviations, avoid excess uh, use of the personal protective equipment, dispense विनक्रिस्टिन। अच्छा, उसके लिए स्ट्रेटेजी विनक्रिस्टिन वाला जो एग्जांपल दिया है कि उसके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि एक तो ये कि इंट्राथिकल की आपकी जो प्रिपरेशन की टाइमिंग है वो चेंज होनी चाहिए, कि जिस टाइम पे आप इंट्राथिकल प्रिपेयर कर रहे हैं उस दौरान आपकी रेगुलर कीमो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अब इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिकेशन ने जो है ना वो एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें ये है कि विनक्रिस्टिन को आप पिगी पैक में डिस्पेंस करेंगे, तो वो उससे आप ये एरर कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। यूज अपडेटेड लैब इंफॉर्मेशन होगा, पेशेंट केयर एजुकेशन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, इंडिपेंडेंट डबल चेक है, उसके बाद चेक कीमोथेरेपी प्रोटोकॉल एंड इन्फॉर्म द कंसर्न प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा इंसुलिन है, इंसुलिन में देखें जनरली जो है ना कॉमन हमारे पास जो रिस्क होता है वो यूनिट में बेसिकली हम यू यूज कर रहे होते हैं, आई यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है कि यूनिट्स आप यूज करें, क्योंकि यू और आयु से माइक्रो वाला जो वो है वो भी कंसीडर हो सकता है, वो भी समझ सकता है। तो स्ट्रेटजी है कि स्पेल और द यूनिट्स और नंबर्स प्रॉपर होने चाहिए, स्मार्ट पंप इंडिपेंडेंट डबल चेक होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होने चाहिए, प्रोटेक्टिव पीरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज पेशेंट होनी चाहिए, रेगुलर इंसुलिन आईवी इन्फ्यूजन स्केल इंसेंटिव केयर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, इंसुलिन इन्फ्यूजन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, स्टोर अगेन सेपरेट होना चाहिए, लेबल अवॉइड टेकिंग वर्बल ऑर्डर नहीं इसमें लेने चाहिए जब तक कि आपके चीज़ें। कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट में मेजरली जो एरर होते हैं वो क्योंकि इसकी भी क्रिटिकलिटी बहुत वो होती है, जिसकी वजह से अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आप कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं तो ये आपके इंजरी क्रिएट कर सकता है और डेथ क्रिएट कर सकता है। तो हम इसमें कॉमन जो स्ट्रेटजी है पेशेंट केयर एरिया में जो है ना स्टोर नहीं करते हैं, शुड नॉट स्टोर इन द डबल लॉक एंड की होने चाहिए, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट आर ओनली अलोड इन द आईसीयू और ओआर में आप रख सकते हैं, वो भी क्रैश कार्ड में। ऑक्सिलरी लेवल यूज होने चाहिए हाई अलर्ट के, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी डाइल्यूटेड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन के, जब भी आप डिस्पेंस कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज मेडिकेशन लेबल्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड पेशेंट प्रैक्टिस इन द एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए थ्रू आउट आईवी सिरिंज पंप एंड इन्फ्यूजन। और उसके अलावा इसके कोई अप्रोप्रिएटली प्रोटोकॉल्स बने होने चाहिए ताकि जो हमारे फिजिशियन हैं, फिर फार्मासिस्ट हैं, नर्सिस हैं, उनको यूनिफॉर्म पता होना चाहिए। और इसके साथ हमें जो है ना बाज़ अवत हम ये करते हैं कि हम जो हाईलाइट मेडिकेशन होती है उनके साथ फोकस इंफॉर्मेशन जो है ना वो हम डिस्पेंस करते वक्त जो पंच लाइन उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम साथ में लेबल पे या अलग से एक लीफलेट करके ऐड कर देते हैं। अच्छा, जनरल स्ट्रेटजी फॉर हाई अलर्ट मेडिकेशन, कॉमनली हमने बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं,
जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना, ऑर्डरिंग, स्टोरेज और प्रिपरेशन होनी चाहिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन होनी चाहिए। अब इसमें जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन ये है कि जो मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रोन है एरर का, तो हमें जो है ना कंप्यूटर फिजिशियन ऑर्डर एंट्री के तहत मेडिकेशन ऑर्डर या प्रिस्क्रिप्शन हमें बनानी चाहिए, लिखनी चाहिए। इम्प्रूव एक्सेस द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज ड्रग्स, उसके बारे में तमाम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है पूरे वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए। उसके लिए आप जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो है ना वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि हम इंडस हॉस्पिटल में फार्मेसी और क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बेसिक मेडिकेशन सेफ्टी प्रोग्राम हमने एक किया हुआ है, जिसमें सर्टिफिकेशन हम करवाते हैं। तो वो सर्टिफिकेशन 2 साल के लिए होती है। तो उसमें एक हमारा पार्ट जो है ना हाई अलर्ट मेडिकेशन और लासा का भी है। तो उससे जो है ना बेसिकली आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है उनकी इंफॉर्मेशन बेटर होती है। लिमिट एक्सेस टू हाई अलर्ट मेडिकेशन, के हर जगह नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक एरिया में, जैसे फार्मेसी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ओआर और आईसीयू के क्रैश कार्ड के अलावा बाकी जगहों पे जो हाई अलर्ट मेडिकेशन है वो नहीं होनी चाहिए। यूज ऑक्सिलरी लेवल, ऑक्सिलरी लेवल जो है ना वो हाई अलर्ट पे एक तो हाई अलर्ट मेडिकेशन के होने चाहिए। बाकी ड्रग टू ड्रग वेरी करते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर हमारा एक और हाई अलर्ट मेडिकेशन ऑक्सिलरी लेवल होना चाहिए, मस्ट बी डाइल्यूटेड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह जैसे हम आईटी वाला कीमो की ड्रग्स हैं, उसमें कीमोथेरेपी एजेंट का भी लेवल यूज करते हैं एज ए ऑक्सिलरी लेवल, और साथ साथ में विन क्रिस्टन पे आप करते हैं यूज ओनली आईवी फार्म के लिए करते हैं। तो इस तरह के आप ऑक्सिलरी लेवल यूज करते हैं। कम्पैक्ट स्किल्ड ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ हायरिंग होनी चाहिए। अच्छा, साथ में एक मैं थोड़ी सी अपडेट देता हूँ कि अभी पाकिस्तान में जैसे पॉलिसी और प्रोसीजर हर चीज़ की होनी चाहिए। तो हमारे पास इंडस में हमने कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट के लेके और हाई अलर्ट मेडिकेशन से फिर कीमो की सारी चीज़ें हमारी पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं, और हमारी जितने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड हैं उसके हवाले से। और अभी रिसेंटली जो है ना वो ड्रैप ने इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट के साथ मिलके अच्छा एक लोकल पाकिस्तान की जो है ना हाई अलर्ट मेडिकेशन की एक लिस्ट बनाई है जो ड्रैप के वेबसाइट पे है। और साथ में उसकी एक गाइडलाइंस भी अभी जो है ना एक बना के दी है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट ने। वो ड्रैप की वेबसाइट पे है, जिसपे अभी फीडबैक मांग रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर से। तो वो भी जब फीडबैक हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो पाकिस्तान की एक लोकल, जनरली हम हाई अलर्ट की लिस्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिकेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, और साथ में हम लोकल अपने इंस्टीट्यूट लेवल पे भी एक लिस्ट बना रहे होते हैं। लेकिन अब जो है ना रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है ना वो हमारा ड्रैप ने एक लिस्ट बना के दे दी है, जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से या पाकिस्तान में ड्रग की अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो लिस्ट बनाई है, जिसमें उस लिस्ट बनाने में तमाम जो मेजरली हमारे इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान के, उसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के जो लीडिंग लोग हैं वो इन्वॉल्व थे। अच्छा, ये थोड़े से एग्जांपल हैं हमने, जैसे हमारे पास इंडस में के हमारे पास जो मेडिकेशन ऑर्डर है उस पर हमारे पास एक पॉपअप आ जाता है जब हम हाई अलर्ट मेडिकेशन का मेडिकेशन ऑर्डर डालते हैं। इसी तरह कुछ लेबल हमने शेयर किए हैं कि जो हम यूज़ करते हैं, ये कुछ लेबल हैं जो एज ए ऑक्सिलरी लेबल यूज़ करते हैं। और ये हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि डाइल्यूशन का या हाई अलर्ट मेडिकेशन के हम लेबल्स क्या मस्ट बी डाइल्यूटेड करके लिख के ऑलरेडी ऑक्सिलरी लेबल लगा के बेचते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फार्मेसी की सेटेलाइट में हम कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट स्टोर करते हैं वो हम लॉक एंड की में करते हैं। लास्ट में मैं एक दफ़ा फिर जो है ना वो आई वुड लाइक टू थैंक थैंक्स क्वालिटी एंड quality improvement patient safety department for inviting me this critical topics. Thank you a lot.